जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। दिनांक है 12 नवंबर। पहले शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ ओवरव्यू क्या है आज हम देखने वाले न्यूज़ में। सबसे पहले हम जानेंगे समय पूर्व रिहा होंगे राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी। जीएसटी से जुड़ा हुआ है ये हमारे। हम जानेंगे जो हमारे आर्टिकल 142 क्या है, अनुच्छेद 161 क्या है और क्या कुछ राज्यपाल की वगैरह यहाँ पर इससे जुड़ी हुई बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। दया याचिका क्या होती है, राज्यपाल की समाधान ये शक्ति, इसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 142 161 के बारे में हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है, अब भारत रुक रुक कर नहीं चलेगा। यहाँ मोदी यहाँ पर जो है वो प्रीलिम्स और जीएसटी से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हम बात करेंगे कवच की, जो हमारा स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का जो सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। और जो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए ये यहाँ पर जो नई मूर्ति है उसकी जो अनावरण किया है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पर कवच क्या है, उसके कुछ यहाँ पर सिस्टम कैसा है, किस प्रकार चलता है, वो उसको हम यहाँ पर में देखने वाले हैं। अगला आर्टिकल हमारा रहेगा, अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया। इसमें हम करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। करेंसी मैनिपुलेटरी क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, वॉच लिस्ट क्या है भारत की, हालांकि भारत अभी निकल गया है, पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर विश्व में बढ़ा तो चीन में कम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कुछ जो COP27 चल रहा है, COP27, इसमें रिपोर्ट आई है जिसके अंदर यहाँ पर जो बात की गई उसको हम थोड़ा देखेंगे। और इस पर आज जो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट आई थी अभी, उस पर हम यहाँ पर थोड़ी बात करेंगे। तो हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित हुई है, तो भी हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर उत्सर्जन की बात की गई वैश्विक स्तर पर, और जो भारत की इसमें क्या है, भारत ने क्या पहल की है उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मैप को देखेंगे यहाँ पर, और उसमें नेशनल पार्क कहाँ पर है और जो भी यहाँ पर जो यहाँ के माउंटेन पासेस है इसको हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के मैप में। और आज से हम भारत के हर एक स्टेट को हर हर दिन यहाँ पर इसमें कवर करने वाला है। आज जम्मू कश्मीर, उसके बाद हम अगला स्टेट यहाँ पर हिमाचल या उत्तराखंड यहाँ पर लेंगे। इस प्रकार से हम सारे स्टेट में यहाँ पर जो है जो उसके नेशनल पार्क से जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है जिसको पूछ सकते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, फिर दूसरे भी एमसीक्यू में, तो हम उनको यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। ये हमारा आज का न्यूज़ ओवरव्यू था। अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल पे और शुरू करते हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस। समय पूर्व रिहा होंगे राजीव गांधी जो राजीव हत्याकांड के सभी 6 आरोपी, सभी 6 दोषी, यानी कि जो भी है ये दोषी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोषियों नलिनी और रविचंद्रन की याचिका पर दिया निर्देश है। यहाँ पर ये पहले फांसी हुई थी इनको, फिर उम्र कैद और अब रिहाई यहाँ पर बात हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की कहानी इन 3 शब्दों में सिमटी है, जो मौत के जीवनदान और अब रिहाई में तब्दील हो गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शुक्रवार से को राजीव गांधी की हत्या के 6 जो दोषी सभी 6 लोगों को समय पूर्व रिहा करने का आदेश दिया है। और इनमें है ये नलिनी, श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पेस, एस राजा उर्फ शांतन, श्रीहरन उर्फ मुरुगन और जय कुमार। तो यहाँ पर ये इनको रिहा करने का आदेश दे दिया है इस कोर्ट ने। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु की सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की है। था कुछ दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही मामला यहाँ पर हमने देखा था। इस मामले में कोर्ट ने यह भी देखा कि दोषियों जो है वो 3 दशक से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और जेल के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। दोषियों ने इस दौरान शिक्षा की डिग्रियां भी हासिल की है। मौत की सज़ा देरी के आधार पर उम्र कैद में तब्दील हो गई थी पहले यहाँ पर। और जो 6 दोषियों की रिहाई के फैसले में कोर्ट ने पैरा रेवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिए गए फैसले को आधार बनाया है। पैरा रेवलन के मामले में यहाँ पर 18 मई को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा था कि दोषी को माफ़ी देने के बारे में राज्य मंत्रिपरिषद की राज्यपाल को दी गई सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है। यहाँ पर राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और सिर्फ जिन मामलों में संविधान में उसे अपने विवेकाधिकार से काम करने का अधिकार दिया गया है, उन्हें छोड़कर सभी मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। यानी कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह उस पर बाध्यकारी होती है। कोर्ट ने पैरा रेवलन को अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिहाई दी थी। न्यायिक समीक्षा पर उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 161 के तहत माफ़ी देने के मामले को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक लटकाए रखने की कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ है जहाँ पर ये मामला यहाँ पर ये चर्चा में बना हुआ है। और इससे पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसे मामले हुए थे जिसके कारण यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। तो पहले हम यहाँ पर इसमें देखते हैं राज्यपाल की समाधान की शक्ति। जो अनुच्छेद 72 है के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति को जो समाधान की शक्ति प्राप्त है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यहाँ पर समाधान की शक्ति प्राप्त है।
और इस शक्ति के तहत यहाँ पर दोष सिद्धि कैदी दया याचिका प्रस्तुत करके अपनी सजा को माफ़ करने के लिए गुहार यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल से गुहार लगा सकता है। तो हम जानते हैं दया याचिका क्या होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक दोष सिद्धि कैदी को दया याचिका प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार है। दया याचिका पर उचित प्रक्रिया के तहत यहाँ पर विचार किया जाना कैदी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत उसको यहाँ पर दया याचिका के ऊपर विचार किया जाना यहाँ पर उसका मूल अधिकार है। उल्लेखनीय है कि टाडा के अंतर्गत तो मृत्युदंड की सजा है प्राप्त कैदी भी दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि जिसको मृत्युदंड हो चुका है कि फांसी वगैरह की सजा, वह भी यहाँ पर दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो अनुच्छेद 161 के तहत यहाँ पर किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यहाँ पर वो उस पर सोच सकता है 161 के तहत। यहाँ पर राज्यपाल की समाधान शक्ति के निम्नलिखित तत्व शामिल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्षमा में दंडादेश और दोष सिद्धि दोनों से मुक्ति देना शामिल है। ध्यातव्य है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं सकता है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सजा का प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप, यहाँ पर मृत्युदंड को जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड नहीं टाल सकता है। वह जो है यह शक्ति जो है मृत्युदंड को टालने वाली शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, और राज्यपाल जो अपराध किया है उसके फलस्वरूप जो भी है अल्प सजा का प्रावधान कर सकता है। लघुकरण में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर तो इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। परिहार में देखा जाए तो इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के जो कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना। विराम में देखें अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए महिला की गर्भावस्था के अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। प्रविलंबन के अंतर्गत यहाँ पर जो समय या लघुकरण की कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान यहाँ पर दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाना या किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना भी शामिल है। और समाधान की शक्ति जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे है। हालांकि जो अनुच्छेद 161 है उसके अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए तो शक्तियों के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अतः इस प्रकार राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से उन पर रोक लगा सकता है या सजा की अवधि को कम कर सकता है। तो ये था हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में यहाँ पर देखा समाधान के लिए। अब यहाँ देखते हैं हम आर्टिकल 161 क्या कहता है। अनुच्छेद 161 में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले से, यहाँ पर आप देखें, किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए राज्य द्वारा दिए गए दंड के संबंध में राज्यपाल के पास दंड को निलंबित करने, दंड की अवधि को कम करने, दंड के स्वरूप में परिवर्तन करने की शक्ति होगी, जो कि हमने अभी देखा था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है इस पर? तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर कहा है कि तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा 2018 में राज्यपाल को दी गई समाधान की सलाह संविधान के आर्टिकल 161 जो राज्यपाल की समाधान की शक्ति है के अंतर्गत राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। यानी कि जो आर्टिकल 161 है तो वो यहाँ पर बाध्यकारी है अगर मंत्रिपरिषद यहाँ पर राज्यपाल को यह सलाह देती है। तो क्षमा याचिका पर निर्णय लेने की राज्यपाल की अनिच्छा ने न्यायालय को पैरा डिवीजन के साथ न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों को नियोजित करने के लिए बाध्य किया। और पैरा डिवीजन को रिहा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, जो न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। न्यायालय ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विशेष रूप से केवल राष्ट्रपति के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत किसी मामले में समाधान प्रदान करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह विवाद अनुच्छेद 161 को एक मृत्यु पत्र के समान बना देगा और एक असाधारण स्थिति पैदा कर देगा जो राज्यपालों द्वारा पिछले 70 वर्षों से हत्या के मामलों में दी गई क्षमा को अमान्य कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 142 को देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा उसकी यह है कि अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष जो लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। रचनात्मक अनुप्रयोग देखें इसका, तो जो अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ताजमहल की सफाई का निर्णय और कई विचाराधीन कैदियों को न्याय प्रदान किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित हैं संबंधित यूनियन कार्बाइड
जो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद को संसद या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा कि न्याय को पूरा करने के लिए यह वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना कर सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 142 का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। न्यायिक अतिरिक्त के मामले में देखा जाए तो न्यायिक अतिरिक्त हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिनमें यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है जिन्हें न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से भुला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है, यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो। और जो राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार की अधिसूचना में जहां केवल राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए 500 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके अतिरिक्त जो और किसी भी राज्य सरकार द्वारा इसी तरह की अधिसूचना के अभाव में यहाँ पर न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों पर भी बढ़ा दिया। इस तरह के फैसलों ने अनुच्छेद 142 को लागू करने के लिए न्यायालय के विवेक के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी, जहां व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की भी अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए आगे की राह में तो मतलब क्या क्या हम इसमें और कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या अनुच्छेद 142 का शक्ति स्वतंत्र स्तुत के रूप में उपयोग सख्त दिशा निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। और एक अन्य विकल्प यह है कि जो अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले सभी मामलों को कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए, ताकि जो विवेक का यह प्रयोग लोगों के जीवन पर इस तरह के दूरगामी प्रभाव वाले मामलों पर काम काम कर रहे 5 स्वतंत्र न्यायिक दिमागों का परिणाम मिल सके। और उन सभी मामलों में जहां अदालत 142 को लागू करती है, सरकार को इसकी तारीख से 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद लाभकारी और साथ ही फैसले के नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। ये हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ कुछ समस्याएं भी इस आर्टिकल 142 के तहत जो हमने देखा कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको हम हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट के रूप में इसको जानने की कोशिश की। श्वेत पत्र जैसे कि यहाँ पर बात की गई है लाने की, और जो है वहाँ पर 5 जो एक न्यायाधीशों की संविधान पीठ की बात की गई, तो हम वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आत्मनिरीक्षण की भी जरूरत है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को, ये था इसमें कुछ। और अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की समाधान शक्ति क्या है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत यहाँ अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति समा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। लघुकरण यहाँ पर देखा जाए तो सजा की प्रवृत्ति को बदलना है, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, जो कि हमने अभी जो यहाँ पर राज्यपाल के मामले में भी यह देखा था। यह लघुकरण क्या होता है, कम्यूटेशन यहाँ पर इसमें कहा गया, परिहार रिमिशन, जो कि यहाँ पर हुआ है। सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, तो इसको कहते हैं परिहार या रिमिशन। विराम या रेस्पाइट, यहाँ पर विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण यहाँ पर विराम। और प्रविलंबन यानी रिप्राइव, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की शक्ति, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, रिप्राइव यहाँ पर प्रविलंबन कहलाता है। क्षमा यानी पार्डोन, पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो हमने थोड़ी देर पहले फिर भी बात की थी और अभी फिर से इसको एक बार रिवाइज किया है। यहाँ पर ये वर्ड्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको जरूर आप याद करिएगा, इनकी डेफिनेशन आपको और पता होना चाहिए इनका एक मतलब एग्जैक्ट मीनिंग। यहाँ पर ये था इस हमारे आर्टिकल से जुड़ा हुआ जो भी हमने जाना इसके बारे में, बैकग्राउंड वगैरह जो भी इससे जुड़ी हुई जो भी अन्य बातें थी, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, और यहाँ पर जो आर्टिकल 161 है, 142 है, इसके बारे में हमने पूरा तरीके से यहाँ कवर करने की कोशिश की है इसको। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है अब भारत रुक रुक कर नहीं चलेगा मोदी। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दक्षिण भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो यह ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच वाया बेंगलुरु होकर चलेगी। तो इस ट्रेन में दोस्तों वही जो हमारा स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच भी लगी है। यह देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। और यहाँ पर बेंगलुरु के संस्थापक जो कि है उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बेंगलुरु के संस्थापक यहाँ जो नाद प्रभु केम्पगोड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद यहाँ पर एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कुछ बातें यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको याद रहना होगा केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में, और उनके संस्थापक कौन है, नाद प्रभु केम्पगोड़ा। तो यहाँ पर नई मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और क्या नाम है इस स्टेचू का, तो इस
इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धता की मूर्ति कहा गया है और ये प्रख्यात मूर्तिकार राम वंजी सुतार ने इस प्रतिमा को डिज़ाइन किया है। ये कुछ यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और अब बढ़ते हैं हम हमारे जो मेंस के लिए जो हमारे ज़रूर हो सकता है कवच सिस्टम, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट के आत्मनिर्भर भारत जो पहल है उसके एक भाग के रूप में की गई थी और 2022-23 में सुरक्षा और समृद्धता जो वृद्धि को हेतु सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को हेतु लगभग 2000 किलोमीटर जो रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना भी है। कवच यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली यानी ट्रेन जो कोलिजन है अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, यानी कि 2012 से इसको विकसित किया जा रहा है जिसे आर्मर या कवच नाम दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से 2012 से इस पर काम चल रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो RFID है उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव या सिग्नल सिस्टम के साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जोड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं और ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं। TCAS यानी कि हमने जो देखा TCAS ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये कवच जो है हम शॉर्ट में कवच बोलते हैं या TCAS बोलते हैं। तो यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसी परीक्षण के किए गए प्रमुख घटक पहले से ही शामिल है। यानी कि हमने यहाँ से यूरोपीय जो ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली उसमें से यहाँ पर कुछ चीज़ें ली है। स्वदेशी जो एंटी कोलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण ये जो हुए हैं उनसे इसमें इसमें कुछ घटक उनके शामिल किए गए हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें भविष्य के हाई टेक यूरोपीय जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लेवल 2 जैसी विशेषताएं भी होगी। कवच का वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल पे यहाँ पर है, ये सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल SIL 4 नामक उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय मानक पर पालन करता है। SIL 2 स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने हेतु यहाँ पर हमने देखा है कि नए रूप में भारत कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहता है। और यहाँ पर जो हमने देखा था सबसे पहले कि SIL 2 स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिकों या संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि जो संयंत्र है वो संयंत्र मालिक है या फिर संचालक है उनके द्वारा उपयोग किया जाएगा। 4 SIL स्तर है, यानी कि इसके स्तर कितने हैं SIL के सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल यानी कि 4 स्तर हैं। एक उच्च SIL स्तर का अर्थ है प्रतिक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है। नए रूप में भारत कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में विस्थापित करना चाहता है जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प है। यानी कि जो यूरोपीय प्रणालियाँ हैं उनके हिसाब से यहाँ पर एक सस्ता विकल्प के रूप में भारत यहाँ पर इसको बनाना चाहता है और इसको एक निर्यात के रूप में भी यहाँ पर इसको विकसित कर रहा है। जबकि अब कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, इसे 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE तकनीक के साथ संगत और वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादन बनाने हेतु काम चल रहा है। सिस्टम को ऐसा बनाने के लिए काम जारी है, यह विश्व स्तर पर पहले से स्थापित अन्य सिस्टम के साथ संगत हो सके। यानी कि वो जो पहले से जो स्थापित जो सिस्टम है उनको पूरी पूरी तरीके से ना उसमें बदलाव आए, जबकि यह उनमें से कुछ बदलाव करके या फिर उन्हीं के साथ ऐसा बनाया जा रहा है कि उनके साथ संगत हो सके इसे काम करने में। इसी AS यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। यहाँ पर जो RFID यहाँ पर रीडर इसमें लगा हुआ है ट्रेन में, लोको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोको को यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से और इधर से भी यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है RFID यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ RFID यहाँ पर रीडर जो इसमें लगा हुआ है और यहाँ पर जो स्टेशन बना हुआ है TCS का पूरा और यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन और हुआ है। तो इससे यहाँ पर जो पहुँच रही है तो जो सेटेलाइट लगी हुई GPS सेटेलाइट्स वगैरह जो भी है इससे भी यहाँ पर पूरा इसका सिस्टम पर निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए रेडियो कम्युनिकेशन से जो एक ये लोको जहाँ पर लोको है यहाँ पर इनको भी यहाँ पर इनके बारे में सूचना यहाँ पर प्राप्त हो सकती है रेडियो कम्युनिकेशन से इस सिस्टम के द्वारा पूरा इस प्रकार से इनका कुछ यहाँ पर सिस्टम रहेगा और ये इसमें काम करेंगे। यानी कि जो अधिकतर कार्य है वो रेडियो कम्युनिकेशन से यहाँ पर जो TCAS लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोको में यहाँ पर ये रेडियो कम्युनिकेशन से एक दूसरे से संपर्क करेंगे और उससे यहाँ पर जो घटना है उसको टालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसका महत्व जानते हैं तो सबसे महत्व क्या है हमारा, तो इस सुरक्षा है। कवच प्रणाली से रेल पटरियों पर जो ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
एक बार जो सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ट्रेनों के आसन्न पटरियों पर ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रुकेगी। और वर्तमान में जो लोको पायलट या सहायक लोको पायलट को सावधानी संकेतों को देखना होता है। यानी कि यहाँ पर जो है वहाँ पर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को अभी फिलहाल यहाँ पर सावधानी संकेतों को देखना होता है। और लागत क्या है इसमें, तो दुनिया भर में इस प्रकार की जो परियोजनाओं को लगभग 2 करोड़ रुपए की तुलना में इसे संचालित करने में केवल 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च ही आएगा। यहाँ पर जो दुनिया भर में अगर आप दूसरी दूसरी योजनाएं देखें इस प्रकार की, तो वहाँ पर इसका खर्चा लगभग 2 करोड़ रुपए आता है, जबकि भारत में यहाँ पर कोशिश की जा रही है 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर खर्चा आएगा। संचार में देखा जाए तो इसमें सिग्नलिंग इनपुट को इकट्ठा करने के लिए स्थिर उपकरण भी शामिल होंगे और ट्रेन के चालन दल तथा स्टेशनों के साथ जो निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिए उन्हें एक केंद्रीय प्रणाली में रिले किया जाएगा। ये था कवच से जुड़ा हुआ कुछ जो हमने बातें जानी है, कवच क्या है और उससे जुड़ी हुई अन्य यहाँ पर बातों को हमने इसमें देखा है। तो ये था हमारे इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर जो बातें हमने जानी कवच के बारे में। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पर आपको देश टू जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया। हम देखेंगे मुद्रा निगरानी सूची क्या होती है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, और उससे जुड़ी हुई बातों को। तो अमेरिका ने जो है भारत सहित जो इटली, मैक्सिको है, थाईलैंड और वियतनाम को प्रमुख जो व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, यहाँ पर उससे हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीतियों पर रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर अमेरिका उन देशों के बारे में बताता है जो व्यापार में फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा के भाव को जानबूझकर प्रभावित करते हैं। और इस सूची से हटने से भारत को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सहूलियत होगी। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा में तेजी और मंदी को लेकर चीन में स्पष्टता की कमी और एक्सचेंज रेट में पारदर्शिता नहीं होने से सरकार उसे निगरानी सूची में रखने का फैसला लेती है, यानी कि चीन को इसमें रखा जाएगा। स्विट्जरलैंड को एक बार फिर तीनों मानदंडों को पूरा करने में सफल नहीं रहा और उसे करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर परिभाषित करने के पर्याप्त संकेत है। तो ये कुछ यहाँ पर थी। अब हम जानते हैं इस लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों को दिया जाने वाला एक लेबल है जो जानबूझकर यानी कि अनुचित मुद्रा प्रथाओं को उपयोग कर डॉलर के मुकाबले उनकी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, यानी कि मुद्रा की कीमत घटाते हैं ताकि विनिमय दर के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। और इसके तहत यह माना जाता है कि विचाराधीन देश जो है यहाँ पर अन्य देशों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। मुद्रा के अवमूल्यन के कारण उस देश से निर्यात की लागत काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में बढ़ोतरी होगी और व्यापार घाटा कम हो जाएगा। ये इसमें कुछ बात होती है क्यों अवमूल्यन करते हैं यहाँ पर, इसका आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट क्या होती है। तो अमेरिका जो है वो ट्रेजरी विभाग है द्वारा अर्धवार्षिक रूप से रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विकास के में जो है विकास की गति को ट्रैक करता है तथा विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण करता है। मानदंड जो भी देश अमेरिका के ट्रेड फैसिलिटेशन एवं ट्रेड जो है एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट है 2015 का, उसके तहत जो निर्धारित 3 मानदंडों में से 2 पूरा करता है उसे करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल किया जाता है। यह मानदंड इस मानदंडों में शामिल है 3 मानदंड, उसमें एक है अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष बीते 12 माह की अवधि में कम से कम $20 मिलियन होना चाहिए। 12 माह की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद है उनका जीडीपी कम से कम 2% के बराबर चालू खाता अधिशेष होना चाहिए। और जो तीसरा यहाँ पर है मानदंड, उसमें यहाँ पर है कि विदेशी मुद्रा बाजार के में एक पक्षीय हस्तक्षेप जब 12 महीने की अवधि में कुल विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद देश की जीडीपी का कम से कम 2% हो और 12 माह में कम से कम 6 माह तक लगातार विदेशी मुद्रा खरीद की जाए। तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर मानदंड यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। के परिणाम क्या होते हैं अगर इसको आप देखें तो यद्यपि इस सूची में शामिल होना किसी भी तरह के दंड अथवा प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, किंतु इसके कारण विदेशी मुद्रा नीतियों के में जो संदर्भ में वैश्विक वित्तीय बाजार में देश की छवि को नुकसान पहुंचता है, यानी कि जो वैश्विक वित्तीय बाजार में आपकी देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा कि आप यहाँ पर गैर कानूनी तरीकों से यहाँ पर आप अपने लाभ कमाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार में जो है तो आपकी छवि यहाँ पर देश की खराब होती है। भारत की स्थिति भी है, हालांकि आर्टिकल ये वाला पुराना है तो इसलिए जो भारत की इसमें पहले की स्थिति बताई गई है, जो कि भारत को अब यहाँ से इसमें से हटा दिया गया है। जहाँ पर भारत को पहले ताइवान और जो है थाईलैंड के साथ यहाँ पर करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर यहाँ पर आप देखिए इसको, तो जो इकोनॉमिक्स टाइम यहाँ पर अखबार था उसमें यहाँ पर बताया गया था इसके बारे में।
तो इसका भारत के लिए मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर तो देयर विल बी प्रेशर ऑन आरबीआई टू कट डाउन इंटरवेंशन, यानी कि यहाँ पर आरबीआई पर प्रेशर आ जाता है, अलो द रुपी टू अप्रिशिएट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरवेंशन यहाँ पर आरबीआई को कम करने के लिए यहाँ पर इस पर प्रेशर आ जाता है, और यहाँ पर रुपये को बढ़ने के लिए यहाँ पर अप्रिशिएट यहाँ पर करना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में क्या मतलब आ जाता है, तो यहाँ पर आप देखें, द टेक डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसका मतलब है इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। हालांकि वो हमने ऊपर देखा कि इस पर सिर्फ छवि को, यहाँ पर देश की छवि को नुकसान होता है, और यहाँ हालांकि यहाँ पर ट्रेड जो है रिस्ट्रिक्शन वो नहीं होते हैं। और इकोनॉमी देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रुपी वुड पार्शियली ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इम्पोर्ट्स। और अगर आरबीआई के लिए देखा जाए यहाँ पर, तो सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज डिवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स रिजर्व्स टू इंक्लूड नॉन डॉलर एसेट। यहाँ पर हमने इसके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा की है इस बार। तो जो हमारे 2 पॉइंट है, हमने आखिरी में क्या देखे, यहाँ पर ये इमेज देख लिया है हमने। हमने जाना है कि भारत पर क्या इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, व्हाट इट मीन्स इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ जो आंशिक रूप से जो हमारे जो इम्पेक्ट पड़ेगा इसका हमारे इकोनॉमी पर, उसको कम कर सकता है। और आरबीआई के लिए क्या है, तो आरबीआई को इससे जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इसके रिजर्व में वो शामिल करने के लिए यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। इसके जो डॉलर के अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है यहाँ पर करेंसी का, वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ये था इसका मतलब पूरा, और जो हमने जाना है यहाँ पर करेंसी के बारे में। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है यहाँ पर हमारी ये जो ग्लोबल क्या है, हमारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है यहाँ पर 2022, इसको हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एडिटोरियल में आज क्या खास है, और किन एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आप यहाँ देखें तो विचार में आपको यहाँ दिखेगा जलवायु परिवर्तन के परि से जूझने का समय, क्योंकि यहाँ पर इसको आप जरूर पढ़िएगा। जो मीटिंग हो रही है उससे लेकर यहाँ पर कुछ बातें इसमें की गई हैं। इसके अलावा अगला एडिटोरियल है, वह आप कचरे के निस्तारण पर राजनीति, क्या भाई इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें हालांकि ये राजनीति के ऊपर थोड़ा मतलब इसमें ज़्यादा बात की गई है, पर इसमें कुछ बातें हैं जहाँ उसमें बताया गया है कचरे के बारे में, समस्या के बारे में भी यहाँ बात की गई है। ये इसको आप पढ़ सकते हैं, परंतु जो ऊपर वाला है इसको जरूर पढ़िएगा आप यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन वाले से को जो से जूझने का समय, इसको जरूर पढ़िएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। विश्व में बढ़ा तो चीन में कम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। यहाँ पर कोयला तेल और प्राकृतिक गैस के ज़्यादा उपयोग से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के करीब 1% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई है। गर्मी को सोखने वाली इस गैस के ज़्यादा पैदा होने से वायुमंडल का तापमान भी बढ़ा है। और गौरतलब है कि जब विश्व के लगभग सभी देशों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा बढ़ी है, तब सघन उद्योगों वाले चीन में इस हानिकारक गैस के पैदा होने की मात्रा कम हुई है। अब यहाँ पर उसके कुछ कारण है कम क्यों हुई गैस की मात्रा, उसको भी हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो चल रहा है COP27, इसमें पेश हुई रिपोर्ट के अनुसार चीन में 2021 की तुलना में 2022 में कार्बन से होने वाले प्रदूषण जो है 0.9% कम हुआ है। इस अवधि में अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1.5% बढ़ा है, और जबकि बीते वर्षों की स्थिति विपरीत है, क्योंकि तब चीन में इस हानिकारक गैस का उत्सर्जन बढ़ रहा था और अमेरिका में लगभग स्थिर था। परंतु चीन में गैस का उत्सर्जन कम होने का एक बड़ा कारण यहाँ पर कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन को भी माना जा रहा है, और जब वहाँ के ज़्यादातर उद्योगों में कामकाज बंद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा सैटेलाइट से रखी जाएगी मीथेन उत्सर्जन पर नज़र। यहाँ पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे मीथेन के उत्सर्जन पर नज़र रखेगा। मीथेन भी हानिकारक गैसों की श्रेणी में आती है, और वायुमंडल को गर्म करने में उसका बड़ा उत्सर्जन भी एक अहम कारण है। ये था, ये कुछ रिपोर्ट थी, इसमें कुछ बातें हुई थी यहाँ पर, सबने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। बढ़ते हैं हम हमारे जो मेन रिपोर्ट है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है यहाँ पर, ये आई थी अभी कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पर COP27 से पहले यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 यहाँ पर जारी की थी, और द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कोर्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर ये बात 13वां संस्करण UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का है, और 2030 में प्रत्याशित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के अनुरूप स्तरों के बीच अंतर का आकलन करता है, और हर साल रिपोर्ट में अंतर को पाटने के यहाँ पर तरीके इसमें बताए जाते हैं। क्या निष्कर्ष क्या है, इसको आप देखें तो इस 7 उत्सर्जक यहाँ पर इनकी बात की गई, जैसे कि चीन, यूरोपीय संघ 27 और भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। प्लस
अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 2020 में वैश्विक जीएचजी जो है यहाँ पर उत्सर्जन का 55% हिस्सा था, इसमें कुछ यहाँ पर बताया गया है। इन देशों के लिए जीएचजी उत्सर्जन जो है यहाँ पर 2021 में फिर से बढ़ा, जो पूर्व महामारी 2019 के स्तर से अधिक है। यहाँ पर जीएचजी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका उत्सर्जन की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए सामूहिक रूप से जो G20 सदस्य है उनकी वैश्विक जो जीएचजी जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, उत्सर्जन के 75% के लिए जिम्मेदार है। यानी कि G20 के सदस्य यहाँ पर 75% के जीएचजी उत्सर्जन के जिम्मेदार इसमें बताया गया है। वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन था 6.3 टन CO2 समतुल्य। यहाँ पर 2020 की बात इसमें की गई थी। और भारत बना हुआ है यहाँ पर 2.4 TCO पर, विश्व औसत से बहुत कम यहाँ पर इसमें बताया गया है। यहाँ पर हमने देखा जो 2020 में भी वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति जो जीएचजी उत्सर्जन है 6.3 टन CO2e समकक्ष TCO2e था, यानी कि कुछ इसके बराबर यहाँ पर था। और भारत यहाँ पर देखा जाए तो 2.4 TCO2e पर विश्व औसत से काफ़ी नीचे है। दुनिया 2015 में अपनाए गए अपने पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित लक्ष्यों से काफ़ी जो है कम हो रही है, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं है। पेरिस समझौते ने पूर्व जो है यहाँ पर औद्योगिक स्तर जो है यहाँ पर अधिमानतः यहाँ माना जा रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को परिभाषित किया है, जो कि यदि अधिक हो तो अत्यधिक गर्मी की लहरों, सूखे पानी के तनाव आदि जैसे चरम मौसम की घटनाओं का परिणाम हो सकता है। यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर यहाँ पर जाएगा तापमान, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं कुछ हो सकती है, चरम मौसमी घटनाएं। COP26 जो है वो ग्लासगो यूके में के बाद इसे राष्ट्रीय प्रतिज्ञा यहाँ पर 2030 उत्सर्जन की भविष्यवाणी करने के लिए एक नगण्य अंतर बनाती है। यानी कि अंतर यहाँ पर ऐसा कुछ माइन्यूट सा यहाँ पर दिखा देता है। सिफारिशें क्या है इसमें, तो देखें तो विश्व को अगले 8 वर्षों में ग्रीन हाउस गैसों के अभूतपूर्व स्तर तक कम करने की आवश्यकता है। वैश्विक इस्पात जो उत्पादन है, जो कार्बन तीव्रता में वृद्धि को उलटने के लिए भारी उद्योग में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है। और 2030 तक जो जीएचजी उत्सर्जन को सीमित करने के लिए यहाँ पर आवश्यक जो भारी कटौती करने के लिए तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता भी है। बिना शर्त और सशर्त यहाँ पर देखा जाए तो एनडीसी से मौजूदा नीतियों की तुलना में 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन क्रमशः 5% और 10% कम करने की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी पथ पर होने के लिए इन प्रतिशतों को 30 से 45% तक पहुंचना चाहिए। इसमें ऐसा इसमें बात कही गई है। भारत में उत्सर्जन कम करने के पहले क्या है उसको अगर आप देखें तो भारत स्टेज 4 BS4 से भारत स्टेज 6 तक यहाँ पर BS6 उत्सर्जन मानदंड बनाए गए हैं। उजाला योजना बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यहाँ पर का जो है उस पर भारत यहाँ पर आगे आया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी। 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की बात की गई है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल में। और भारत ने अपने एनडीसी का अपडेट किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है यहाँ पर इसको देखा जाए तो के बारे में, अगर 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है और यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक वकील के रूप में भी कार्य करता है। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है। प्रमुख रिपोर्ट देखी जाए इसकी तो एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स इन्वेस्टमेंट इन हेल्दी प्लेनेट। प्रमुख अभियान इसके हैं बिट पॉल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ। ये कुछ यहाँ पर इसकी बातें थी। हमने इस जो रिपोर्ट है इसके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा की है। ये था हमारा आर्टिकल, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। अब चलते हैं हमारे मैप की तरफ। आज जो कि हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज हम जम्मू कश्मीर की मैप शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है भारत के जो लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला एरिया आपको पाक ऑक्यूपाई के दिखाई देगा, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल जो LOC है वो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये LOC यहाँ पर आपको दिखेगी। और जो आपको ये रेड कलर के एरिया में दिखेगा ये अक्साई चीन, यानी कि जो अक्साई चीन जो चाइना के कब्जे में है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखेगा। और जो ये आपको यहाँ पर हल्का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा येलो कलर में, जो बिल्कुल ही लाइट येलो में है, या थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रेश में, तो ये है अपना जो जम्मू कश्मीर यहाँ लिखा हुआ है। इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है LAC और ये है यहाँ पर LOC। तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ये टेरिटरी कोडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963।
यहाँ पर टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। अब देखते हैं हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मैप देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेशनल पार्क्स देखते हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ रेंज दी गई है, आपको दिख रहा होगा रेंजेस यहाँ पर। तो यहाँ पर काराकोरम रेंज सबसे ऊपर ही ऊपर दिख रही होगी आपको, उसके नीचे लद्दाख रेंज दिख रही होगी, उसके नीचे जास्कर रेंज आ रही होगी, और उसके नीचे ग्रेट हिमालय रेंज यहाँ पर आती है, और यहाँ पर सबसे नीचे पीर पंजाल यहाँ पर इसमें दिख रही होगी। ये कुछ इसकी माउंटेन रेंजेस है जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके। यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर आपको जो है ऊपर से नीचे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर से नीचे तक इनकी रेंज के नाम बताएं, तो उसमें आपको ये महत्वपूर्ण हो जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। अब यहाँ पर इसके देखिए नेशनल पार्क, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे पहले काजिंग नेशनल पार्क, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा। काजिंग नेशनल पार्क नीचे आएंगे आप सिटी फॉरेस्ट, इसको सालिम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर नीचे आप आएंगे यहाँ पर तो दाचिंगम नेशनल पार्क यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, और उसी की साइड में यहाँ पर आएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और यहाँ पर थोड़ा इस जब आप ग्रेट हिमालय और जास्कर के बीच में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क दिखेगा, जो कि हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस भी है। ये हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पर यहाँ पर हमारे लद्दाख और यहाँ जम्मू कश्मीर, जो कि पूरा यहाँ पर इसमें हमने इसमें दिखा दिया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हालांकि ये हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में स्थित है। ये थे कुछ यहाँ के नेशनल पार्क हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले हमारे एरिया के। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो माउंटेन पासेस को देखते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ माउंटेन पासेस भी देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो जो आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपके माउंटेन पासेस में आपको दिखेगा पीर पंजाल पास यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा बनिहाल पास यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, बनिहाल पास के ऊपर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा जोजिला पास, ये हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं। जोजिला पास, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास भी इसमें जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आता है। के ऊपर आप यहाँ पर जाएंगे लद्दाख में, तो लद्दाख में आपको यहाँ पर दिखेगा मिनटाका पास यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, परपीक पास यहाँ पर है, कुंजर पास है यहाँ पर, अगहील पास यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा काराकोरम पास है यहाँ पर, ससर पास है, खारदुंगला पास है, और ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण यहाँ पर दर्रे आपको दिखे होंगे। ये था हमारे इस मैप में आज का हमारा। चलो हमने अभी पढ़ा सालिम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, हमने देखा सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था ये हमारा सालिम अली नेशनल पार्क सिटी फॉरेस्ट जिसको कहा गया है, इसी से जुड़ा हुआ एक ये हम यहाँ पर बात करते हैं। पक्षियों से बातें किया करते थे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली। सालिम अली याद रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में नाम पे से जाना जाता है इनको, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय विज्ञानी सालिम अली का जन्म 1896 में बम्बई में हुआ था। और ये इनकी कुछ बातें हैं, ये आपके एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स आपने पढ़ी होगी पहले, तो किसी क्लास में था इनके ऊपर एक पूरी जो इनकी जीवनी के ऊपर यहाँ पर हमारे एक चैप्टर भी था। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, फॉल ऑफ स्पेरो इनकी आत्मकथा है, और उसी के बाद इनका जीवन में परिवर्तन आया था सबसे बड़ा, इसीलिए इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, द फॉल ऑफ स्पेरो। यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में अपनी बातें बताई है। ये कुछ बातें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप। और ये था हमारा आज का कुछ यहाँ पर न्यूज़ एनालिसिस। जो भी आज हमने टॉपिक कवर किए इनको नोट्स जरूर बनाइएगा अपने हिसाब से, और जो एडिटोरियल है जिनको बताएं इनको जरूर पढ़िएगा आप एडिटोरियल को। ये था हमारा न्यूज़ एनालिसिस आज का। अब मिलते हैं हम अगले न्यूज़ एनालिसिस में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।